हेलो एवरीवन। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लेक्चर नंबर 29 देखेंगे और इस लेक्चर में बेसिकली हम देखने वाले हैं व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट। ओके, तो जो भी जितने भी तरह के बैंक अकाउंट्स होते हैं उनके क्या जनरल फीचर्स होते हैं उसे हम समझेंगे। और बेसिकली इस लेक्चर से हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम ये समझ सकें कि बैंक अकाउंट्स या जो भी बैंक डिपॉजिट होते हैं उस पे बैंकों की किस तरह की लाइबिलिटी होती है। यानी कि जो बैंक डिपॉजिट्स हैं उसको अगर हमें कैटेगराइज करना है इन टर्म्स ऑफ डिमांड लाइबिलिटी डिपॉजिट एंड टाइम लाइबिलिटी डिपॉजिट, तो बेसिकली हम समझेंगे कि ये कैसे होता है, क्यों होता है। क्योंकि देखिए, अगर हमें मनी सप्लाई को मेजर करना है तो मनी सप्लाई को मेजर करने के लिए आरबीआई जो भी मॉनेटरी एग्रीगेट्स मेजरमेंट टेक्निक अपनाती है, जिसके तहत वो M1, M2, M3 और M4 को मेजर करती है। तो बेसिकली अगर हमें मनी सप्लाई को मेज़र करना है तो हमें ये समझना होगा कि बैंक डिपॉजिट्स को हम कैसे मेज़र करते हैं, राइट। और उसके लिए हमें डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट को समझना होगा और वहाँ से नीड अराइज होती है कि हम बैंक अकाउंट्स या बैंक डिपॉजिट के जो जनरल फीचर्स हैं उसको समझें, राइट। सो लेट्स सी। तो इस लेक्चर का जो मेन एजेंडा है वो है टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट्स और वी कैन से दैट बैंक डिपॉजिट्स। ठीक है, क्योंकि देखिए जो भी बैंक अकाउंट होते हैं उनके अंदर जो भी हाउस होल्ड या प्राइवेट फर्म जो कि बैंक के कस्टमर्स होते हैं उनका जो भी पैसा जमा होता है उसे हम बैंक डिपॉजिट कहते हैं। तो आप ये कह लीजिए कि सेविंग अकाउंट या सेविंग अकाउंट डिपॉजिट। उसी तरह से आप कह लीजिए करेंट अकाउंट और करेंट अकाउंट डिपॉजिट। तो करेंट अकाउंट वो अकाउंट है जिसके अंदर जो भी पैसा जमा है उसको हम बोलते हैं करेंट अकाउंट डिपॉजिट्स। ओके, तो अगर हम अकाउंट्स के फीचर पढ़ेंगे तो वो बैंक डिपॉजिट्स के भी फीचर होंगे, बिकॉज जो डिपॉजिट होता है उसी अकाउंट के अंदर होता है। सो लेट्स बिगिन। तो देखिए बेसिकली जो भी बैंक्स डिपॉजिट या अकाउंट्स होते हैं ये बेसिकली 4 तरह की होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो बैंक अकाउंट होता है, ठीक है, जो मोस्ट प्रेवलेंट फॉर्म होता है वो होता है सेविंग अकाउंट। सॉरी, पहला होता है सेविंग अकाउंट्स, ठीक है। दूसरा होता है करेंट अकाउंट। तीसरी तरह के बैंक में जो अकाउंट आपको मिलेगी वो होती है फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट और द लास्ट वन इज रेकरिंग डिपॉजिट्स। ओके, रेकरिंग डिपॉजिट्स अकाउंट। ओके, तो ये बेसिकली आपको 4 तरह के अकाउंट्स देखने को मिलते हैं बैंक के अंदर और हम इन सभी के फीचर्स को देखने वाले हैं। ओके, तो देखिए जो भी बैंकों में सेविंग अकाउंट होती है इसको यूजुअली कौन ओपन करते हैं? हाउस होल्ड कस्टमर्स, ठीक है, हाउस होल्ड्स। ठीक है, कोई भी इंडिविजुअल या फिर किसी फैमिली का कोई अपना जॉइंट अकाउंट हो, ठीक है, तो सेविंग अकाउंट को हाउस होल्ड्स खोलते हैं, राइट।
और अगर हम करेंट अकाउंट डिपॉजिट की बात करें तो इनको ओपन करती हैं प्राइवेट या गवर्नमेंट कंपनीज, और वी कैन से दैट फर्म्स। ओके, उसी तरह से अगर हम फिक्स डिपॉजिट अकाउंट की बात करें तो इसे भी हाउस होल्ड्स ओपन करते हैं, राइट। और अगर हम रेकरिंग अकाउंट डिपॉजिट की बात करें तो इसे भी हाउस होल्ड्स ओपन करते हैं, ठीक है। अब देखिए, जो भी सेविंग अकाउंट डिपॉजिट होता है इस पे जो भी कस्टमर्स होते हैं, ठीक है, उनको जो इंटरेस्ट रेट मिलता है, IR स्टैंड्स फॉर इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट जो होता है ये मॉडरेट होता है। अगर हम करेंट अकाउंट पे इंटरेस्ट रेट की बात करें तो वो नील होता है, नील या जीरो, ठीक है। अगर हम फिक्स अकाउंट डिपॉजिट या FD अकाउंट की बात करें तो फिक्स डिपॉजिट पे जो इंटरेस्ट रेट होती है ये यूजुअली हाई होती है एज कंपेयर टू सेविंग अकाउंट, और यहाँ भी जो इंटरेस्ट रेट होती है इट इज़ सिमिलर टू FD, ठीक है। इन शॉर्ट इस अकाउंट को हम बोलते हैं RD अकाउंट, ओके, दैट इज रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, और इसको बोलते हैं FD अकाउंट, ओके, विच स्टैंड्स फॉर फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। तो इन दोनों के ही इंटरेस्ट रेट यूजुअली हाई होते हैं एज कंपेयर टू सेविंग अकाउंट। और अगर हम तीसरे फीचर की बात करें, और देखिए मैं जो भी आपको बैंक अकाउंट्स या बैंक डिपॉजिट्स पढ़ा रहा हूँ मैं इनके जनरल फीचर्स की बात करूँगा, बहुत डिटेल में बात नहीं करेंगे, बिकॉज इस लेक्चर से हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है समझना कि बैंक की जो डिपॉजिट्स होती हैं, ठीक है, जिस पे कि बैंकों की लाइबिलिटी होती है, तो हमें TD और DD दैट इज टाइम डिपॉजिट या टाइम लाइबिलिटी डिपॉजिट एंड डिमांड लाइबिलिटी डिपॉजिट विच इन शॉर्ट DD। तो चूंकि हमें मॉनेटरी एग्रीगेट्स मेजर करने इसलिए हमें TD और DD समझना है, उसके लिए हम इनको समझ रहे हैं। फिर देखिए तीसरी तरह के जो तीसरा फीचर होता है सेविंग अकाउंट का वो ये होता है कि यहाँ पे जो अमाउंट ऑफ विड्रॉवल है, अमाउंट ऑफ विड्रॉवल, ओके, जो अमाउंट ऑफ विड्रॉवल है, ओके, लेट मी करेक्ट इट, यहाँ पे जो अमाउंट ऑफ विड्रॉवल है एंड नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस विच अ कस्टमर कैन डू इन अ डे इज रिस्ट्रिक्टेड, ठीक है। यानी कि अमाउंट ऑफ विड्रॉवल एंड नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन इज रेस्ट्रिक्टेड, मतलब एक दिन में कोई भी कस्टमर अपने सेविंग अकाउंट से कितना मैक्सिमम पैसा निकाल सकता है, विड्रॉ कर सकता है, उस पर एक मैक्सिमम लिमिट होती है, और साथ ही साथ वो एक दिन में कितने वैलिड ट्रांजेक्शन्स कर सकता है उस पर भी मैक्सिमम लिमिट होती है। अब जो अमाउंट ऑफ विड्रॉवल या नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स हैं इन पे जो लिमिट होती है ये डिफरेंट बैंक्स का डिफरेंट होता है, ओके। और ये इस बात पे भी डिपेंड करता है कि आपकी जो सेविंग अकाउंट है उसका वॉल्यूम या उसका साइज कितना बड़ा है, यानी आपकी उसमें जो सेविंग है, जो आपका होल्डिंग है वो कितना बड़ा है, ठीक है, कितना पैसा जमा है। और अगर करेंट अकाउंट की बात करें तो यहाँ पर नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ विड्रॉवल, अगर यहाँ पे हम बात कर ले अमाउंट ऑफ विड्रॉवल या नंबर ऑफ जो भी ट्रांजेक्शन्स हैं उन पे कोई लिमिट नहीं होता है, सो देयर इज नो लिमिट ऑन नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स और विड्रॉवल। तो बेसिकली करेंट अकाउंट जो हैं ये फर्म्स खोलती हैं और ये अपने डे टू डे जो भी इनके रूटीन एक्सपेंडिचर हैं उनको मीट करने के लिए तो ये अपने अकाउंट से एक दिन में कितना भी पैसे निकाल सकते हैं और कितनी बार भी ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, तो इनके ऊपर कोई लिमिट नहीं होती है। इसीलिए बैंक्स इस अकाउंट पे कोई भी इंटरेस्ट रेट नहीं देती है। इनफैक्ट बैंक चूँकि फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड कर रही है, ठीक है, इनको बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड कर रही है, इनके जो भी मॉनेटरी सेटलमेंट्स हैं उनको मैनेज कर रही है, उनको फुलफ़िल कर रही है, तो बैंक्स
इसके लिए अपनी फ़ीस चार्ज करती है। ओके, सो इंस्टेड ऑफ गिविंग द इंटरेस्ट रेट बैंक्स चार्जेस सम फीस। ठीक है, और अगर हम यहाँ बात करें तो जो भी आपका फिक्स अकाउंट है, इसमें जो भी आपका डिपॉजिट होता है उस पर टाइम रिस्ट्रिक्शन होता है। उस पर क्या होता है? उस पर होती है टाइम रिस्ट्रिक्शन। इसका मतलब ये है कि अगर आपने कोई भी अमाउंट बैंक में एफडी किया हुआ है 1 साल 2 साल या 3 साल के लिए, तो वो उतने टाइम पीरियड के लिए बैंक के साथ हेल्ड रहेगा। यानी कि उस टाइम पीरियड से पहले बैंक आपको वो अमाउंट देने के लिए ओबलाइज नहीं है। तो बैंक की जो लाइबिलिटी है आप पे वो है टाइम के मैच्योरिटी पे, कि जब भी आपका एफडी डिपॉजिट का जब भी टाइम मैच्योर होगा तब बैंक की लाइबिलिटी कि वो आपको आपका पैसा वापस दे। और रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट पे भी जो बैंक की होती है वो टाइम लाइबिलिटी होती है। ठीक है, टाइम लाइबिलिटी होती है और यहाँ पे टाइम रिस्ट्रिक्शन होती है, और इसी टाइम रिस्ट्रिक्शंस को आप टाइम लाइबिलिटी कह सकते हैं, और यहाँ भी आप कह सकते हैं टाइम लाइबिलिटी, और यू कैन से दैट टाइम रिस्ट्रिक्शन। अब एक बात समझिए कि फिक्स डिपॉजिट अकाउंट और रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में फ़र्क क्या है। देखिए, जो एफडी अकाउंट है यहाँ पे आप एक लमसम अमाउंट को बैंक के साथ जमा कर देते हैं फॉर ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। जबकि रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में क्या होता है कि आपको बैंक को एक लमसम अमाउंट देना होता है, लेकिन उस लमसम अमाउंट को आप छोटे छोटे अमाउंट में छोटे टाइम इंटरवल्स में पे कर रहे होते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति है वो मंथली 8 या 10 हज़ार रुपये बैंक में जमा कर रहा है, ठीक है, फॉर ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम, से फॉर एग्जांपल 3 ईयर 5 ईयर 7 ईयर, मैक्सिमम इन दोनों अकाउंट पे जो भी आप टाइम लिमिट, जो मैक्सिमम टाइम के लिए जो आप डिपॉजिट कर सकते हैं वो 10 ईयर्स है। तो रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में क्या होता है कि आप एक अमाउंट को आप मंथली इंटरवल पे आप एक अमाउंट को फॉर ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम बैंक के साथ जमा कर रहे होते हैं, और आपके अकाउंट में जितना भी पैसा होता है उसके ऊपर बैंक आपको इंटरेस्ट देती है, जो भी इंटरेस्ट रेट होता है आरडी अकाउंट के लिए। ठीक है, और वो इंटरेस्ट रेट आपके अमाउंट में कंपाउंडली ऐड होता रहता है, और आप मंथली इंस्टॉलमेंट जमा करते जाते हैं फॉर ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। और जब वो टाइम, अगर से फॉर एग्जांपल आपने 3 साल या 5 साल के लिए अगर उस आरडी अकाउंट को ओपन किया है, तो 3 या 5 साल में मंथली इंस्टॉलमेंट से आपने जितना भी पैसा जमा किया है उस पर कंपाउंडली जितना भी इंटरेस्ट ऐड होना है वो ऐड होके आपको एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक लमसम अमाउंट फॉर ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम डाल देते हैं एफडी में, जबकि आरडी में क्या होता है कि छोटा छोटा अमाउंट हम मंथली फॉर ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम जमा कर रहे होते हैं। और बेसिकली देखिए क्या होता है कि एफडी वो लोग करते हैं जिनके पास एक लमसम सेविंग मौजूद होती है, आरडी वो लोग करते हैं जो सैलरीड एम्प्लॉय हैं, जो कि मंथली एक छोटा अमाउंट सेव करके डालते रहते हैं। सो आरडी अकाउंट है, इट रिफ्लेक्ट और इट डेवलप्स द सेविंग हैबिट इन द पीपल। ओके, तो ये फ़र्क थे थोड़ा एफडी और आरडी अकाउंट में। ठीक है, तो हमने ये देखा कि इन दोनों पे ही इंटरेस्ट लगभग सिमिलर होते हैं यूजुअली, मतलब दे आर हायर देन दिस सेविंग अकाउंट। ओके, और दोनों पे ही टाइम लाइबिलिटी या टाइम रिस्ट्रिक्शन होता है। अब आप बात समझिए, अब ये फ़र्क समझिए कि देखिए, अगर अब आप इस बात को समझिए कि बैंक के अंदर जो भी पैसा जमा है या तो वो पब्लिक का है। ठीक है, पब्लिक इंक्लूड्स द हाउस होल्ड्स एंड द फर्म्स। ठीक है, और अगर कोई गवर्नमेंट कंपनीज है तो उसका पैसा। तो देखिए, तो ये जो भी डिपॉजिटर्स हैं ये बैंक के लिए कस्टमर्स हैं। तो बैंक के पास ये 4 तरह के अकाउंट होती हैं, और इस अकाउंट में जो भी पैसा है वो पब्लिक का पैसा है। ठीक है, तो बैंक पब्लिक को ओबलाइज्ड है उनका पैसा वापस करने के लिए, यानी बैंक पब्लिक से जो भी पैसा लेते हैं वो बैंक की लाइबिलिटी होती है। ओके, और अगर आप देखें तो एफडी अकाउंट पे बैंक को एक गिवन टाइम पीरियड के बाद
डिपॉजिटर को या कस्टमर को अपना पैसा देना होता है। यानी इस अकाउंट पे बैंक की जो लाइबिलिटी होती है वो लाइबिलिटी प्योरली टाइम लाइबिलिटी होती है। ठीक है, यानी एफडी अकाउंट पे बैंक की प्योरली टाइम लाइबिलिटी होती है कि एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी बैंक हैव टू रीपे बैक द कस्टमर, जो भी उसने अमाउंट जमा किया था, विद ऑल इंटरेस्ट एडेड कंपाउंडली। सिमिलरली आरडी अकाउंट भी सिमिलर टू फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट था। तो यहाँ भी बैंक की जो लाइबिलिटी होती है वो प्योरली टाइम लाइबिलिटी होती है, प्योरली ठीक है। अब देखिए, अगर मैं करेंट अकाउंट की बात करूं तो यहाँ पे पर डे कितने भी ट्रांजैक्शन हो सकते हैं, किसी भी लिमिट के हो सकते हैं। तो बैंक को यहाँ पर कंटिन्यूसली जो भी फर्म या जो अकाउंट होल्डर है, जो भी फर्म या इकोनॉमिक एंटिटी जो अकाउंट होल्डर है, उसके जितने भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उसके डिमांड को फुलफिल करना होता है। यानी करेंट अकाउंट पे बैंक का प्योरली क्या होता है, डिमांड लाइबिलिटी। डिमांड लाइबिलिटी का मतलब है कि इस अकाउंट पे जितना भी विड्रॉवल डिमांड आएगा बैंक को उस डिमांड को फुलफिल करना होगा। बैंक इज ऑब्लाइज्ड टू फुलफिल दैट थिंग, तो वो बैंक की जिम्मेदारी हो जाती है या बैंक की लाइबिलिटी बन जाती है। तो करेंट अकाउंट पे बैंक की प्योरली डिमांड लाइबिलिटी। अब सेविंग अकाउंट पे देखिए, यहाँ पर आप एक दिन में, अगर मान लीजिए आपके अकाउंट में 10 लाख रुपए हैं, ठीक है, तो आप एक दिन में मैक्सिमम 1 लाख या 2 लाख रुपए निकाल सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी बैंक ने क्या लिमिट इम्पोज कर रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे बैंक को आपका डिमांड भी फुलफिल करना है। अगर आप पैसे निकालने जाएंगे तो बैंक को आपका डिमांड फुलफिल करना होगा। तो बैंक का इस अकाउंट पे क्या है, कस्टमर को लेके डिमांड लाइबिलिटी है, प्लस एट द सेम टाइम जो भी टाइम पीरियड होगा कि विद इन अ वीक और विद इन 3 डेज और विद इन 10 डेज अगर आप अपना पूरा पैसा और विद इन अ मंथ पूरा पैसा निकालना चाहते हैं तो उस गिवन टाइम पीरियड में बैंक को आपको आपका पूरा पैसा वापस करना होगा। तो इस पे बैंक की टाइम लाइबिलिटी भी होती है। ठीक है, अब हर बैंक के लिए जो भी रिस्ट्रिक्शंस पॉलिसी होती हैं वो डिफरेंट होती हैं एंड डिपेंडिंग अपॉन द अकाउंट होल्डर वॉल्यूम या साइज। तो ये तो हो गया कि एफडी पे प्योरली टाइम लाइबिलिटी, आरडी पे प्योरली टाइम लाइबिलिटी है, करेंट अकाउंट पे प्योरली डिमांड लाइबिलिटी है, वेयर एज सेविंग अकाउंट पे डिमांड लाइबिलिटी प्लस टाइम लाइबिलिटी है। यानी बैंक की जिम्मेदारी है कि वो अपने कस्टमर्स को उनका पैसा वापस करे। ओके, अब देखिए, अब आप यहाँ पे समझिए कि और जितने भी हमारे देश में बैंक्स हैं, चाहे गवर्नमेंट बैंक हों चाहे प्राइवेट बैंक हों, ठीक है, उन सब के अंदर यही 4 तरह के अकाउंट होते हैं। तो अगर हमें टोटल बैंक डिपॉजिट कैलकुलेट करना है, टोटल बैंक डिपॉजिट्स ऑफ पब्लिक, ठीक है, पब्लिक इंक्लूड्स ऑल द हाउस होल्ड एंड प्राइवेट फर्म्स और गवर्नमेंट फर्म्स और जो भी है प्राइवेट गवर्नमेंट फर्म्स एक्सेप्ट दी गवर्नमेंट। देखिए पब्लिक में क्या है कि सारे हाउस होल्ड्स के डिपॉजिट, सारे जो भी प्राइवेट गवर्नमेंट फर्म्स हैं उनके डिपॉजिट, इट विल नॉट इंक्लूड गवर्नमेंट डिपॉजिट एंड इंटर बैंक डिपॉजिट्स। वो क्यों, मैं आपको आगे बता दूंगा। तो अगर हम टोटल बैंक डिपॉजिट्स ऑफ पब्लिक की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, बैंकों के अंदर जो भी 2 तरह की डिपॉजिट होंगी, एक तो होगा डिमांड लाइबिलिटी, डिमांड लाइबिलिटी डिपॉजिट्स विद बैंक। ठीक है, तो बैंक के पास वो सारा डिपॉजिट जिस पे कि बैंक की डिमांड लाइबिलिटी है, इसको इन शॉर्ट हम कहते हैं डीडी। डीडी इट स्टैंड्स फॉर डिमांड लाइबिलिटी डिपॉजिट विद बैंक, या इसको हम डिमांड डिपॉजिट्स विद बैंक भी कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू
टोटल करेंट अकाउंट डिपॉजिट्स प्लस डिमांड लाइबिलिटी पोर्शन ऑफ सेविंग अकाउंट डिपॉजिट्स। ठीक है, ये तो हमारा डीडी हो गया। दिस विल बी डीडी, दैट इज डिमांड डिपॉजिट्स विद बैंक। सिमिलरली अगर हम टीडी की बात करें तो टीडी क्या हो जाएगा, टोटल टाइम लाइबिलिटी डिपॉजिट्स विद बैंक। इसको हम इन शॉर्ट टाइम डिपॉजिट या टीडी भी कहते हैं। ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू टोटल फिक्स डिपॉजिट, टोटल एफडी फिक्स डिपॉजिट अकाउंट वैल्यू, मतलब जो भी फिक्स अकाउंट में, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में जितना भी पैसा है, प्लस डिपॉजिट्स ऑफ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, आरडी अकाउंट। ओके, सो टोटल डिपॉजिट ऑफ एफडी, टोटल डिपॉजिट ऑफ आरडी अकाउंट ऑफ ऑल द बैंक्स प्लस टाइम लाइबिलिटी पोर्शन ऑफ सेविंग अकाउंट डिपॉजिट्स। ठीक है, तो डिमांड डिपॉजिट क्या हो जाएंगे, टोटल करेंट अकाउंट डिपॉजिट प्लस जो भी सेविंग अकाउंट के साथ डिमांड लाइबिलिटी, जो भी सेविंग अकाउंट का डिमांड लाइबिलिटी पोर्शन है। ठीक है, और टीडी में क्या हो जाएगा, टोटल फिक्स अकाउंट डिपॉजिट, टोटल आरडी अकाउंट डिपॉजिट प्लस टाइम लाइबिलिटी पोर्शन ऑफ सेविंग अकाउंट डिपॉजिट। ठीक है, तो यही डीडी और टीडी ही टोटल बैंक डिपॉजिट्स होते हैं। और हमारे देश में जो भी बैंक्स हैं, लाइक जो भी प्राइवेट गवर्नमेंट बैंक्स हैं, और इसमें मैं पोस्ट ऑफिस बैंक्स को भी इंक्लूड कर ले रहा हूँ। ठीक है, तो मैं थोड़ा आपको बता दूंगा कि पोस्ट ऑफिस बैंक क्या होते हैं, वो कैसे काम करते हैं, थोड़ा मैं ब्रीफली आपको बता दूंगा। पर जो भी हमारे देश का टोटल डिमांड डिपॉजिट है, टाइम डिपॉजिट है, वो ये है। ओके, अब अगर हम बोल दें कि व्हाट विल बी द टोटल बैंक डिपॉजिट्स इन इंडिया, अगर फिर यहाँ पे अगर हम ये कह दें कि व्हाट विल बी द टोटल बैंक डिपॉजिट्स इन इंडिया, दिस विल बी इक्वल टू टीडी प्लस डीडी। ठीक है, और ये जो सम होता है, अगर हम इस सम को लिखते हैं NDTL, दैट इज़, इसको हम बोलते हैं नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज विद बैंक्स। इसका मतलब क्या है कि जब भी हम नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज़ विद बैंक की बात करते हैं, तो नेट वर्ड का मतलब है कि हम बैंकों में जो भी गवर्नमेंट के डिपॉजिट हैं, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के जो डिपॉजिट्स हैं, हम उनको इंक्लूड नहीं करते हैं, बिकॉज दे आर द इशूइंग ऑफ द करेंसी। ठीक है, और दूसरा है हम इंटर बैंक डिपॉजिट्स को इंक्लूड नहीं करते हैं, बिकॉज अगर एक बैंक ने अपना पैसा किसी दूसरे बैंक में जमा कर रखा है, तो वो बैंक, वो पैसा पब्लिक का ही तो पैसा, मतलब अल्टीमेटली बैंक में जो पैसा पहुंच रहा है वो पब्लिक का पैसा है। ठीक है, तो अगर कोई बैंक अपना किसी दूसरे बैंक में पैसा जमा कर रहा है, तो वो कर क्या रहा है कि वो पब्लिक का ही पैसा किसी बैंक में एफडी कर दिया है। ओके,
तो वो इस बैंक में भी काउंट होगा और उस बैंक में भी काउंट हो जाएगा। तो इंटर बैंक डिपॉजिट विल लीड टू डबल काउंटिंग, इसीलिए हम इंटर बैंक डिपॉजिट्स को इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए जो बैंक्स हैं ये अपने आप में फर्म्स हैं, ओके, तो जैसे कि ये जो भी डिमांड लाइबिलिटी डिपॉजिट या टाइम लाइबिलिटी डिपॉजिट्स हैं, ये तो बैंक के लिए लाइबिलिटी हैं। तो सवाल है कि फिर बैंक के लिए एसेट्स क्या होते हैं, तो बैंक के एसेट्स उसके लोन होते हैं, ठीक है। तो लोन से बैंक को क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, और जो भी बैंकों की आप ये कह लीजिए रेवेन्यू है, और जो उनका इन डिपॉजिट्स पे इंटरेस्ट और जो भी उनकी ऑपरेटिंग फ़ीस है, अगर हम इन सबको ऐड कर दें, जो भी उनका ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर है, जो भी वो इंटरेस्ट रेट पे कर रहे हैं टीडी और डीडी पे, तो वो जो उनका टोटल कॉस्ट है और उनके लोन्स पे होने वाला रेवेन्यू अगर इस टोटल कॉस्ट से ज़्यादा है तो वो बैंक की प्रॉफिट है। और अगर कोई बैंक अपने प्रॉफिट को किसी बैंक में जमा करता है तो वो काउंट होगा, बिकॉज बैंक भी अपने आप में एक इकोनॉमिक एंटिटी है, ये वो अपने आप में एक फर्म है जो कि फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड कर रही है। तो वो अगर अपना प्रॉफिट किसी बैंक में जमा करती है देन इट विल बी काउंट। लेकिन वो पब्लिक मनी का अगर कोई पोर्शन किसी दूसरे बैंक में जमा करती है तो वो इंटर बैंक डिपॉजिट काउंट नहीं होगा। तो जो भी टोटल बैंक डिपॉजिट होते हैं वो टीडी प्लस डीडी होते हैं। और हम एनडीटीएल यानी नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी डिपॉजिट तब हम कहते हैं जब हम इंटर बैंक डिपॉजिट और गवर्नमेंट डिपॉजिट्स को एक्सक्लूड कर देते हैं। यानी कि इस टीडी और डीडी से अगर हम इंटर बैंक डिपॉजिट्स और गवर्नमेंट डिपॉजिट्स निकाल दें तो वो जो टोटल डिपॉजिट होता है उसको हम कहते हैं नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज विद बैंक, ओके। अब थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफली ये बता देता हूँ कि पोस्ट ऑफिस बैंक क्या होते हैं, ओके। तो जो भी पोस्ट ऑफिस बैंक्स होते हैं, ठीक है, दीज हैव बीन ओपेंड अंडर द पोस्ट ऑफिस बैंक्स को जो हम कहते हैं, पोस्ट ऑफिस बैंक्स आर नोन एज इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक्स, ठीक है। और ये किसके अंतर्गत आती हैं, ये आती हैं पोस्ट ऑफिस के अंदर, ठीक है। और पोस्ट ऑफिस किसके अंदर आती है, वो आती है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, जिसका प्राइमरीली काम था पोस्टल सर्विसेज प्रोवाइड करना। तो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, और ये आती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन मतलब इन्होंने अपनी पोस्ट ऑफिसेस पूरे भारत में खोल रखे थे और बेसिकली ये पोस्टल सर्विसेज प्रोवाइड करते थे। तो आपको पूरे भारत में पोस्ट ऑफिस मिलेंगे और उन पोस्ट ऑफिस से विलेज या फिर लोगों तक जो पोस्टल सर्विसेज को पूरा करते थे उनको हम पोस्टमैन्स कहते थे। तो इन्हीं पोस्ट ऑफिसेस के पास चूँकि दुनिया पूरे भारत में इनकी ऑफिसेस थी, पोस्टमैन थे इनके पास, तो इन्होंने फिर बैंकिंग सर्विस भी स्टार्ट कर दिया, ओके। सो फ्रॉम 2017 ऑनवर्ड्स पोस्ट ऑफिसेस आर प्रोवाइडिंग बैंकिंग सर्विसेज अंडर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। तो जो पोस्ट ऑफिस बैंक है हम उसको बोलते हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, ठीक है। अब देखिए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जो है ये आपको ये चारों अकाउंट प्रोवाइड करती है। सेविंग अकाउंट भी ये देते हैं, ये करंट अकाउंट भी देते हैं बट विद सर्टेन लिमिटेशंस, ठीक है। और करंट अकाउंट वाज नॉट द इनिशियल फीचर बट लेटर इट वाज एडेड। बट अभी भी जो आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ जो भी आप करंट अकाउंट खोलेंगे उसमें कुछ लिमिटेशन होती हैं एंड दे प्रोवाइड एफडी एंड आरडी अकाउंट टू। और बेसिकली जो मेन ऑब्जेक्टिव था पोस्ट ऑफिस बैंक का या पोस्ट पेमेंट बैंक, इसका मेन ऑब्जेक्टिव था फाइनेंशियल इंक्लूजन। The main objective of the post office bank is financial inclusion, ठीक है। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब है कि चूँकि ये देश भर में फैले हुए हैं, पोस्टमैन का सभी गांव, सभी
मोहल्लों तक रीच है। तो जो भी हमारे समाज के जो वीकर सेक्शंस हैं या जो पुअर पीपल हैं, अगर वो बैंक से नहीं जुड़ पा रहे हैं तो फिर उनको बैंक से जोड़ने का काम, या आप कह लीजिए कि सिर्फ 20 रुपये देकर बैंक अकाउंट्स, यानी सिर्फ 20 रुपये जमा करके अगर आप बैंक अकाउंट खोलना चाहते हैं तो आप वो पोस्ट ऑफिस बैंक के अंदर सेविंग, जो बेसिक सेविंग अकाउंट है, वो खोल सकते हैं। तो पोस्ट ऑफिस बैंक बेसिकली वीकर सेक्शंस के लिए बनाया गया था और इसका काम था कि पूरे देश को फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड किया जाए, कोई भी बैंकिंग ऑपरेशन से वंचित ना रहे। ठीक है, तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल इंक्लूजन। और देखिए, चूँकि मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का विंग है, तो ये जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है, इसकी जो इक्विटी है 100% ऑफ इट्स इक्विटी इज ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसकी कंप्लीट ओनर है। और देखिए, फ़ायदा ये है पोस्ट ऑफिस बैंक में कि जो भी आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है, चाहे सेविंग अकाउंट हो, चाहे एफडी या आरडी अकाउंट हो, इन पे जो भी इंटरेस्ट रेट होता है वो यूजुअली प्राइवेट या अदर गवर्नमेंट कॉमर्शियल बैंक से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मान लीजिए कि आपको किसी भी प्राइवेट बैंक या जो भी गवर्नमेंट कॉमर्शियल बैंक हैं, अगर उनमें आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है सेविंग अकाउंट पे 2.5% से फॉर एग्ज़ाम्पल वेट, अगर उन पे इंटरेस्ट रेट, अगर आपको सेविंग अकाउंट पे, ये मैं सेविंग अकाउंट के लिए बोल रहा हूँ, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, फॉर एग्जांपल सेविंग अकाउंट पे अगर आपको जो भी प्राइवेट या गवर्नमेंट कॉमर्शियल बैंक, अगर इनमें इंटरेस्ट रेट 2.75% से लेके अगर 3.5% का अगर आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है, ओके, इंटरेस्ट रेट मीन्स IR, तो आपको पोस्ट ऑफिस बैंक के अंदर, यानी जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है, इसके अंदर अगर आप सेविंग अकाउंट खोलते हैं तो वहाँ आपको जो इंटरेस्ट रेट मिलेगा वो फ्लैट 4% का होगा। ये मैं करंट रेट बता रहा हूँ। और देखिए, जो भी पोस्ट ऑफिस बैंक के अलावा जितने भी बैंक हैं, उनका इंटरेस्ट रेट फ़िलहाल में इसी रेंज में है, 2.75% से 3.5%। और ये चेंज होता रहता है जैसे जैसे RBI अपने रेपो रेट, जिसको कि हम पॉलिसी रेट भी कहते हैं, तो जब RBI रेपो रेट या रेपो रेट को चेंज करती है, अगर रेपो रेट को बढ़ा देती है तो ये इंटरेस्ट रेट और कम हो जाते हैं। ठीक है, तो RBI के जो भी मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट्स है, लाइक बैंक रेट, रेपो रेट, अगर वो इनको बढ़ाती है, ठीक है, तो ये इंटरेस्ट रेट कम हो जाते हैं। पर यहाँ पर क्या है कि गवर्नमेंट एक बार इंटरेस्ट रेट फिक्स कर देती है तो वो पूरे साल फिक्स रहता है। ठीक है, तो अगर गवर्नमेंट ने साल के स्टार्टिंग में, इन द इनिशियल ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, अगर गवर्नमेंट ने से फॉर एग्जांपल 4% फिक्स कर दिया है, तो पूरे साल के लिए उस अकाउंट पे इंटरेस्ट रेट 4% होगा। चाहे RBI रेपो रेट या पॉलिसी रेट को चेंज करे, अगर बढ़ाती है तो भी ये इंटरेस्ट रेट इतना ही रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया था मोटा मोटा पोस्ट ऑफिस बैंक के बारे में। तो अब देखिए, तो इस पोस्ट ऑफिस बैंक में भी ये जो इनके सेविंग अकाउंट में, FD RD में जो पैसा है, ठीक है, दिस टोटल मनी, ठीक है, यहाँ भी आप कह सकते हैं कि जो भी FD RD हैं, इन पे जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है, इसकी जो लाइबिलिटी होती है वो टाइम लाइबिलिटी, या इसको हम TD बोल सकते हैं, टाइम लाइबिलिटी डिपॉजिट। और सेविंग अकाउंट पे क्या होता है, TD प्लस DD, ओके, और यहाँ पे प्योरली DD। ठीक है, तो अगर हम इंडिया की टोटल बैंक डिपॉजिट्स की बात करें, इंक्लूडिंग दी पोस्ट ऑफिस बैंक या इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, तो जो हमारा टोटल, जो भी हमारे प्राइवेट कॉमर्शियल बैंक है, गवर्नमेंट कॉमर्शियल बैंक या पोस्ट ऑफिस बैंक है, इनके जो भी FD RD अकाउंट में जितना भी पैसा जमा है, ठीक है, जितना भी डिपॉजिट है, वो सारा कुछ टाइम लाइबिलिटी डिपॉजिट्स के अंतर्गत आता है। और जो भी डिमांड लाइबिलिटी पोर्शन है, वो डिमांड लाइबिलिटी डिपॉजिट्स के अंतर्गत आता है। ठीक है, और अगर इन सारे, इस टोटल डिपॉजिट से अगर हम इंटर बैंक डिपॉजिट या गवर्नमेंट डिपॉजिट को हटा दें, तो ये बन जाता है टोटल नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी विद बैंक्स, ओके, NDTL। और इसी TD और DD का यूज होगा जब हम मनी सप्लाई यानी मॉनेटरी एग्रीगेट्स को मेजर करेंगे।
फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि अगले लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कि हम मनी सप्लाई को कैसे मेजर करते हैं। तो मनी सप्लाई को मेजर करने का काम आरबीआई करती है, और आरबीआई बेसिकली 4 तरह के मॉनेटरी एग्रीगेट्स देती है, M1, M2, M3, M4। तो M1 जो होता है वो TD प्लस DD प्लस OD के बराबर होता है, ओके। और जो हमारा M2 होता है, M2 जो हमारा होता है वो होता है जो हमारा M1 होता है वो होता है C प्लस DD प्लस OD, ओके। M1 मैंने थोड़ा मिस्टेक कर दिया, M1 इज इक्वल टू C प्लस DD प्लस OD। अब ये C मतलब टोटल करेंसी एंड क्वाइंस हेल्ड विद पब्लिक, DD का मतलब है टोटल डिमांड लाइबिलिटी डिपॉजिट्स विद बैंक, OD का मतलब अदर डिपॉजिट। OD में क्या क्या आता है मैं अगले लेक्चर में एक्सप्लेन करूँगा। M2 के अंतर्गत आता है आपका M1 जो कि C प्लस DD प्लस OD है, प्लस जो भी आपके पोस्ट ऑफिस बैंक में जो भी सेविंग अकाउंट डिपॉजिट्स हैं, ठीक है। M3 में क्या आ जाता है, C प्लस DD प्लस OD प्लस TD। और अगर मैं पोस्ट ऑफिस बैंक और जो भी अदर बैंक्स हैं, अगर मैं इनके TD और DD को एक साथ ले लूँ तो हमारा M1 C प्लस DD प्लस OD हो जाएगा, ठीक है। हमारा M3 क्या हो जाएगा, C प्लस DD प्लस OD प्लस TD, ठीक है। तो यही M3 जो होता है ये टोटल मनी सप्लाई होती है। और अगर हम पोस्ट ऑफिस बैंक के सेविंग और FD RD अकाउंट के डिपॉजिट्स को अलग अलग लेंगे तो C प्लस DD प्लस OD में जब भी हम सेविंग अकाउंट के जो भी पोस्ट ऑफिस बैंक के सेविंग अकाउंट डिपॉजिट के जो पोर्शन है उनको ऐड करते हैं तो M2 मिलता है। और M3 होता है टोटल करेंसी कॉइन हेल्ड विद पब्लिक प्लस DD प्लस OD प्लस TD। और जब हम इसी में M3 में जब पोस्ट ऑफिस बैंक के FD RD को ऐड करते हैं तो हमें M4 मिलता है। तो अभी थोड़ा सा आपको M1, M2, M3, M4 कंफ्यूजिंग लग सकता है, पर जब मैं आपको अगले लेक्चर में M1, M2, M3, M4 को डिटेल में पढ़ाऊँगा तो हर एक चीज़ क्रिस्टल एंड क्लियर हो जाएगा। तो एक बार के लिए इस लेक्चर का रिकैप कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा। तो इस लेक्चर का जो मेन एजेंडा था वो था कि टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट या बैंक डिपॉजिट को समझना। तो जो भी बैंक्स होती हैं, ओके, वेदर दे आर प्राइवेट कॉमर्शियल बैंक और गवर्नमेंट कॉमर्शियल बैंक, उनके पास 4 तरह के अकाउंट होते हैं। उनके मैंने आपको फीचर्स बता दिया। चूँकि इन बैंकों के अकाउंट में जो पैसा है वो पब्लिक का है, तो बैंक को वो पैसा पब्लिक को वापस करना होगा, यानी बैंकों की वो लाइबिलिटी होती है। अब लाइबिलिटी प्योरली टाइम लाइबिलिटी भी हो सकती है, डिमांड लाइबिलिटी, और टाइम लाइबिलिटी डिमांड लाइबिलिटी का एक मिक्सचर भी हो सकता है। डिपेंडिंग अपॉन दिस लाइबिलिटी अगर हम टोटल जो भी बैंकों के पास जो टोटल डिपॉजिट्स हैं अगर हम उनको क्लासिफाई करना चाहें तो हम DD और TD में कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको बताया, ओके। फिर पोस्ट ऑफिस बैंक थोड़ा सा स्पेशल बैंक होते हैं, ओके, एंड दीज ऑपरेट अंडर द पोस्ट ऑफिस विच कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, ओके। और पोस्ट ऑफिस का ही अपना ये एक डिवीज़न है, बैंकिंग डिवीज़न, विच इज़ इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। ये भी चारों तरह के अकाउंट ऑफर करते हैं विद सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस ऑन करेंट अकाउंट। और ये 100% ओन्ड बाय गवर्नमेंट है। और फ़ायदा ये है कि इसका मेन ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल इंक्लूजन होता है। इंटरेस्ट रेट आर यूजुअली हाई एज कम्पेयर टू अदर बैंक्स। और अगर से जो भी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक हैं, अगर हम इनके सेविंग और FD RD अकाउंट के डिपॉजिट्स को सेपरेट रखते हैं तो उससे हमें M2 और M4 मिलता है। और अगर हम इनका सेविंग अकाउंट FD RD अकाउंट के जो भी डिपॉजिट्स हैं अगर हम उसको TD और DD में मर्ज कर देते हैं तो हमारे पास फिर 2 टर्म मिलेंगे, दैट इज़ M1 एंड M4, ओके। बट चूँकि पोस्ट ऑफिस बैंक के जो डिपॉजिट्स होते हैं ये काफ़ी नेग्लेजिबल होते हैं एज कम्पेयर टू अदर बैंक डिपॉजिट, इसीलिए जो प्रैक्टिकली जो टोटल मनी सप्लाई होती है वो M3 के बराबर होता है। और M3 इंक्लूड्स ऑल द करेंसी क्वाइंस हेल्ड विद पब्लिक, टोटल डिमांड डिपॉजिट्स विद बैंक, प्लस टोटल टाइम लाइबिलिटी डिपॉजिट्स विद बैंक, प्लस
सेविंग अकाउंट पोर्शन ऑफ पोस्ट ऑफिस बैंक डिपॉजिट्स। ओके, सो दिस ऑल इंक्लूड। और M4 क्या होगा अगर हम पोस्ट ऑफिस बैंक के FD RD अकाउंट के भी डिपॉजिट्स ऐड कर देंगे तो। सो फॉर टुडे थैंक यू सो मच। अगले लेक्चर में हम M1 M2 M3 M4 को डिटेल में पढ़ने वाले हैं एंड दीज आर नोन एज मॉनेटरी एग्रीगेट्स। और उन्हीं को समझने के लिए हमने ये सारा कुछ TD DD को समझने का प्रयास किया।